हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं रिचा आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद रिचा में स्वागत करती हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद रिचा। अभी तक हमने एनसीईआरटी में सब्जेक्ट ज्योग्राफी के 2 चैप्टर को देखा जो कि क्लास 6 के थे। चैप्टर फर्स्ट था सौरमंडल में पृथ्वी एंड चैप्टर सेकंड था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। आइए पहले पृथ्वी की गतियों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जानते हैं, उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो कि चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम पृथ्वी की गतियाँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चैप्टर 3 के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण, जिसे हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। घूर्णन, आइए जानते हैं घूर्णन क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारा ग्लोब है वो ऐसे झुका हुआ है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है। इस घूमने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। आइए जानते हैं परिक्रमण क्या है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उस चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं, हम परिक्रमण कहते हैं। आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी घूर्णन या परिक्रमण पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या करती है, परिक्रमण करती है। अब जानते हैं कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी कक्षा में कितनी झुकी हुई है। ये तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। क्या आपको पता है कक्षा पे कितनी झुकी हुई है। आइए देखते हैं। जहां से हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है वहां पे हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री और कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, सूर्य है। अब ये हमारा सूर्य का प्रकाश है, ये कहाँ पे आता है, पृथ्वी पे हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में 24 आवर में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे पृथ्वी के आधे हिस्से पे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर क्या होता है, दिन, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर होती है रात। और आपको पता है सूर्य की रोशनी जिस हिस्से पे पड़ रही है वो है हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, सॉरी, ये है आपका साउथ पोल। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, वह एकाएक घूमना बंद कर दे। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है एकाएक क्या करे, घूमना बंद कर दे। तो जो स्थान पृथ्वी का आधा हिस्सा जो सूर्य के सामने होगा वहां पे दिन होगी, और जो सूर्य के सामने नहीं होगा वहां पर रात होगी। इस वृत्त जो हमारा ये वृत्त है, इसके बीच में जो लाइन बन रही है इसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। यही जो है वृत्त हमारे दिन और रात को अलग करती है। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है।
वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जो हमारा वृत्त है, जो हमारा ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये हमारे अक्ष के साथ नहीं मिलता है। हमारा अक्ष यहाँ पे होता है और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे होता है। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, डेली मोशन है। इसे हम पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं, जो कि वो अपने अक्ष पर घूमने का कार्य करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो उस समय क्या घटना घटित होगी? आइए देखते हैं। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब यही जानिए कि हमारा दैनिक क्रिया क्या है कि हम रात होती है, दिन होता है, शाम होती है, लेकिन अगर यही स्थिति एक जगह रुक जाए, केवल दिन ही रहे, रात ना हो, तो क्या जीवन संभव है? नहीं। ऐसा करने से हमारा जीवन संभव नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं परिक्रमण की। परिक्रमण जो होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो घूर्णन होता है वो अक्ष की तरफ होता रहता है और साथ ही साथ परिक्रमा भी करती है हमारी पृथ्वी। जैसे यहाँ से यहाँ जाने में पृथ्वी लेती है 3 घंटे का समय, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 3 घंटे का समय, यहाँ से यहाँ जाने में 3 घंटे का समय, यहाँ से यहाँ जाने में 3 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण भी करती है। उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 महीने का समय, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 महीने का समय, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 महीने का समय, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 महीने का समय। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 5 घंटे में पूरा करती है। 5 घंटे 48 मिनट में पूरा करती है, जो कि लगभग 6 घंटे के बराबर होता है। तो यह पूरा कार्य, पृथ्वी के परिक्रमण का पूरा कार्य 1 साल में पूर्ण होता है। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही जो हमारे पृथ्वी पर सीजन चेंज होते हैं वो पृथ्वी का परिक्रमण ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के परिक्रमण काल की वजह से हमारे पृथ्वी पर सीजन चेंज होते हैं। जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु 21 जून को उत्तरी अयनांत कहते हैं और 23 सितंबर को विषुव वसंत ऋतु, 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत और 21 मार्च उत्तरी ध्रुव विषुव कहलाता है। देखिए, जब हमारा पृथ्वी परिक्रमण कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? शीत ऋतु। उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 महीने का समय लगा, तो यहाँ पे कौन सा ऋतु हुआ? वसंत ऋतु। फिर उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 महीने का समय लगा, ग्रीष्म ऋतु आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 महीने का समय लगा तो शरद ऋतु। एंड देन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फिर से उसे 3 महीने का समय लगा, तो हमारा चक्र पूरा होके ग्रीष्म ऋतु। अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। आइए आगे देखते हैं।
पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षीय ऑर्बिट में होती है उसे परिक्रमण रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 या 1/365 मतलब चौथाई दिन में सूर्य का 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मांगते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। जैसे 365 दिन होते हैं एक साल में जो कि हम मानते हैं, लेकिन 6 घंटे उसमें और इंक्लूड होते हैं जो कि हम नहीं मानते हैं, या कहने में सुविधाजनक होता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब ये जो हमारे 6 घंटे होते हैं यही 4 परिक्रमणी काल में 24 घंटे पूरा कर लेते हैं, जो कि 4 साल बाद यही 366 दिन होता है, जो कि फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन की होती है। यही हमारा परिक्रमण काल है। 4 सालों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, यहाँ पे देखिए परिक्रमण वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जिस साल में 366 दिन होते हैं उस साल में हम बोलते हैं कि ये साल हमारा लीप ईयर है। अगर हमें ये जानना है कि ये साल लीप ईयर है या नहीं है तो हम उससे क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 2024 या 2024 लीप ईयर है या नहीं, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, 2024 को 6 से डिवाइड करेंगे। इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 337 आएगा और 2 रिमाइंडर। पूरी तरह से यह डिवाइड नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसीलिए हमारा 2024 लीप ईयर नहीं है, हम इससे पता लगा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दें कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। जो हमारी पृथ्वी है वो पूरे कक्ष में एक ही दिशा पे 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है। सर्दी हुई है। आइए आगे देखते हैं। क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में उष्मा कम क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, नॉर्थ सोल्स्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के पास सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत, साउथ सोल्स्टिस कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 जो हमारा अर्थ में एक ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री
कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब जो 21 मार्च व 23 सितंबर को क्या होता है, हमारा जो ये इक्वेटर है इस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी अक्षांश में भी और दक्षिणी अक्षांश में भी डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तर गोलार्ध में वसंत स्प्रिंग ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। हमारी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो दिन एवं रात में परिवर्तन होता है, और जब हमारी पृथ्वी परिक्रमण को पूरा करती है, मतलब सूर्य का चक्कर पूरा करती है, तो उससे हमारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आइए आगे देखते हैं। आज इस एनालिसिस और इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ये कथन एक, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे अक्ष होते हैं वो अलग होते हैं और जो प्रदीप्ति वृत्त होता है वो अलग होता है। तो यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है नहीं, पहला कथन गलत। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। जो हमारा प्रदीप्ति वृत्त होता है यह ग्लोब पर दिन और रात को अलग करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रदीप्ति वृत्ति है यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है, तो हमारा बी गलत है। इस एक्सप्लेनेशन से हमारा ऑप्शन ए सही, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूमना और चक्कर लगाना, पृथ्वी का चक्कर लगाना। ऑप्शन थर्ड, पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी ध्रुवी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन और अपनी धुरी का झुकाव। जैसा कि हमने आपको बताया, ऋतु परिवर्तन के दो कारण होते हैं, एक तो अक्षीय झुकाव और दूसरा परिक्रमण होता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? ऑप्शन फर्स्ट 21 मार्च और 22 दिसंबर, ऑप्शन सेकंड 21 जून और 23 सितंबर, ऑप्शन थर्ड 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। आइए जानते हैं, भारत में या पृथ्वी पर विषुव का मतलब होता है इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश मिले, और इक्वेटर पर सनलाइट कब होती है? 21 मार्च को वसंत विषुव कहते हैं, और दोस्तों 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, और पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन 4 है, 21 मार्च और 23 दिसंबर, इन दिनों पे हमारा विषुव होता है। 21 मार्च को क्या होता है? शरद विषुव, और 23 सितंबर को वसंत विषुव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की धुरी पर एक निश्चित रेखा है जो अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी एक निश्चित रेखा है जो अपने कक्ष तल से 23.5 डिग्री कोण बनाती है। थर्ड क्या है? पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय तल से 23.5 डिग्री कोण बनाती है।
हमारा पहला ऑप्शन है पृथ्वी की धुरी एक निश्चित रेखा है जो अपने कक्ष से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ये हमारी पृथ्वी है और ध्रुवी मतलब ध्रुव, ध्रुव जो कि 23.5 डिग्री होता है, ना कि 66.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड, पृथ्वी की धुरी एक निश्चित रेखा है जो अपने कक्षीय तल से 23.5 डिग्री कोण बनाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने कक्षीय तल से नहीं बल्कि अपने ध्रुव पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है। हमने इसमें सेकंड में क्या था, निश्चित रेखा, निश्चित नहीं है, एक कल्पना की गई है, काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि 90 डिग्री होता है। कक्षीय कोण और अक्षीय कोण दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड गलत है और थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? अब ये हमारा ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा। अब 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और साउथ हेमिस्फीयर मकर रेखा में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। इसमें पूछा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा। तो जो हमारी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। ऑप्शन ए भूपरिक्रमण, ऑप्शन बी भूपरिभ्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ऑप्शन डी चंद्रमा का परिक्रमण। जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन की प्रक्रिया है उसे हम एक और नाम से जानते हैं। घूर्णन की प्रक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है भूपरिभ्रमण। तो ऑप्शन सेकंड भूपरिभ्रमण इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को हमने आपको पीछे बताया परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण और अक्ष पे चारों ओर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को घूर्णन कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो पहला कथन क्या कह रहा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। नहीं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण नहीं बल्कि घूर्णन कहलाता है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को घूर्णन कहते हैं। इसको घूर्णन नहीं बल्कि परिक्रमण कहा जाता है। तो इस एनालिसिस से हमारा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग है। ऑप्शन सी एक और दो दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अयनांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है जिससे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन उत्तरी वृत्त गोलार्ध में, यहाँ पे वृत्त रहेगा, गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। कथन थर्ड, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन,
ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तरी अयनांश की कंडीशन कब है? जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हो। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ठंडी पड़ती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। पहला गलत है। सेकंड है, इस दिन उत्तरी वृत्त गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा एवं रात सबसे छोटी होती है। सही है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। थर्ड भी सही है। तो ऑप्शन बी केवल 2 और 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। कथन सेकंड, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन आ सकते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। सही है, आपको भी पता है। कथन सेकंड, इस ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों आ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? जब हमारे दिन और रात की अवधि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पे बराबर कब होती है? जब हमारे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये हमारा सन है, इसकी किरणें जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए आज इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। कल फिर से आपसे मिलते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के साथ, जिसका नाम है मैप, मानचित्र। सॉरी इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब ये वीडियो आपको एक एक दिन के अंतराल पर रोज मिलेगी। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल फिर से आपसे मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।